सोशल डेविएंस के बारे में बात की थी और लगभग उसी से मिलता जुलता उसी तरह का ही टॉपिक है क्राइम। अपन ने डेविएंस के बारे में बात की थी तो उसमें एक चीज़ अपन ने पॉइंट आउट ये की थी कि डेविएंस क्या होता है या डेविएशन क्या होता है। डेविएशन या सोशल डेविएशन के बारे में अपन ने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स का ऐसा कंडक्ट या ऐसा बिहेवियर जो कि सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में हो। और नॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था कि नॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्टेड बिहेवियर की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको समाज उचित मानता है, जिसको सही मानता है, वो सब जो है वो नॉर्म्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और नॉर्म्स जो हैं अपने आप में काफ़ी वास्ट चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं नॉर्म्स में, जिसमें हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारा कल्चर के अकॉर्डिंग जितने भी बिहेवियर्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो फोकवेज हैं, मोड्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, लॉ भी उसका एक पार्ट है। तो कुल मिलाकर के नॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है और उन नॉर्म्स का पालन करना हर इंसान के लिए ज़रूरी माना गया है जब वो व्यवहार करता है। और जब इंसान नॉर्म्स का पालन नहीं करके व्यवहार करता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, डेविएंट बिहेवियर। ठीक है, तो इसी तरह से नॉर्म्स के अगेंस्ट में किया गया व्यवहार कहलाता है डेविएंट बिहेवियर या डेविएशन। और जैसा मैंने अभी कहा कि नॉर्म्स के अंदर लॉ भी आता है। और लॉ क्या है? लॉ एक टूल है, एक फॉर्मल टूल है सोशल कंट्रोल का। सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एज ए टूल जो है लॉ का एक इमरजेंस हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। लॉ एंड सोसाइटी वाला भी अपन ने डिटेल से पढ़ रखा है, तो उसमें भी अपन ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बेसिकली लॉ की जो भूमिका होती है, कानून की जो भूमिका होती है, वो कहीं न कहीं मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ही होती है। और लॉ क्या है? एक फॉर्मल सिस्टम है। फॉर्मल इस सेंस में कि वेल रिटन, वेल कॉडिफाइड। और लॉ बना किस तरह से, इसकी हिस्ट्री भी अपने को पता है। लाइक अदर नॉर्म्स, जैसे मान लीजिए फोकवेज हैं या कस्टम्स हैं, तो उनका ओरिजिन अपने को नहीं पता होता है कि वो कैसे बना या किस तरह से एग्जिस्ट हुआ और किस तरह से ह्यूमन के बिहेवियर को वो जो है कंट्रोल करने लगा। लेकिन लॉ के बारे में क्या होता है, वो वेल रिटन, वेल एक्सप्लेन्ड होता है। टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस भी आते हैं, उसको सोच समझ करके मिल करके बनाया हुआ होता है और रिटन होता है, वेल कोडिफाइड होता है, इसलिए वो उसको अपन फॉर्मल मानते हैं, फॉर्मल टूल ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कंडक्ट जो एक्सक्लूसिवली लॉ के अगेंस्ट में होता है वो होता है क्राइम, और जो नॉर्म के अगेंस्ट में होता है वो होता है डेविएशन। ये फर्क है। कल भी मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि जब अपन कंपेयर करते हैं लॉ को और डेविएशन को, तो उसके अंदर जो है बात यही आती है कि एवरी काइंड ऑफ जो डेविएंस है वो क्राइम हो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि डेविएंस तो बिल्कुल इतना छोटा भी हो सकता है कि अगर आप किसी को यूँ चिढ़ा दो या किसी किसी का थोड़ा सा अपमान कर दो, है ना, तो वो भी एक प्रकार का डेविएंस है। किसी के सामने देख करके उसको मुंह चिढ़ा दो तो वो भी डेविएंस की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर महिलाएं घूंघट नहीं निकालें जहाँ पे निकालने का प्रचलन है तो वो भी डेविएंस है। और किसी का मर्डर कर दो तो वो भी डेविएंस है। तो इतना छोटी से छोटी बात और इतनी बड़ी से बड़ी बात सब जो है डेविएंस की कैटेगरी में आती है। लेकिन क्राइम क्या होता है? क्राइम एक्सक्लूसिवली जो रिटन, जो कॉडिफाइड जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट में होने वाला जो ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर है वो लॉ की कैटेगरी में आता है। तो जितने भी क्राइम हैं वो डेविएंस तो ज़रूर है, या डेविएटिंग जो बिहेवियर है वो तो ज़रूर है, लेकिन सभी प्रकार का जो डेविएंट बिहेवियर है वो क्राइम नहीं है। ये दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स के बारे में ये कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो है पहले जब हम लोग इस
सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे जब हमारा ओरिजिन हुआ, तो हम लोग भी दूसरे एनिमल्स की तरह ही थे। दूसरे एनिमल्स की तरह ही हम लोग भी जो है वो घास फूस खा कर के दूसरे जानवरों को मार कर खाते थे और जानवरों के समान ही जीवन जिया करते थे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास में एक बहुत ही गॉड गिफ्ट कह सकते हैं अपन इसको, कि एक इंटेलिजेंट माइंड ह्यूमंस को मिला है। उसकी बदौलत उन्होंने अपने आप को न केवल सिविलाइज बनाया, बल्कि कल्चर को भी डेवलप किया। तो उसकी वजह से क्या है कि ह्यूमन लाइफ के अंदर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया। तो इससे न केवल ह्यूमंस की जो लाइफ है वो एक पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ी, बट एट द सेम टाइम अब ह्यूमन माइंड है, माइंड का जो यूज़ है वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर एक जो ये कहना चाहिए कि बेसिक जो इंस्टिंक्ट है वो तो जानवरों वाली इंस्टिंक्ट होती ही होती है। इनकी इंसान भी ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, है ना? तो कहीं न कहीं जो उसकी सेल्फ सेंटर्ड प्रवृत्ति है, उसकी वजह से वो हमेशा ही दूसरों को अवॉइड करके खुद के लिए जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है। और उसकी इस नेचर की वजह से क्या होता है कि कई बार सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इंसान के इस बिहेवियर को रोकने के लिए ही जो है कई सारे नॉर्म्स बनते हैं और उन्हीं में ही जो है लॉ भी एक है, जो ह्यूमंस के बिहेवियर को किसी न किसी फॉर्म में जो है कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो खैर एक इंट्रोडक्शन है जो अभी अपन ने बात की, उस तरह से ही है। अब बात आती है व्हाट इज क्राइम। क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, इट इज एन एक्ट ऑफ ऑफेंस विच वायलेट्स द लॉ। इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर ये है, law of the state and is strongly disapproved by the society. Crime is defined as act or omission forbidden by law that can be punished by imprisonment or fine. तो उसको रोकने के लिए जो है कहीं न कहीं क्राइम हो नहीं या होने के बाद में एक सज़ा के तौर पर जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्राइम का नेचर क्या है और क्राइम की जो ग्रेविटी है वो किस तरह की है। ह्यूमन को किस लेवल तक या सोसाइटी को या किसी इंडिविजुअल को वो किस लेवल तक इफ़ेक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से जो है लॉ के अंदर क्राइम के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी एक व्यक्ति को भुगतने होते हैं। मर्डर, रॉबरी, बर्गलरी, रेप, ड्रंकन ड्राइविंग, चाइल्ड नेग्लेक्ट एंड फेलियर टू पे टैक्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ क्राइम। द टर्म क्राइम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्रीमेन। लैटिन वर्ड है क्रीमेन, जिसका मीनिंग होता है ऑफेंस एंड ऑल्सो अ रॉन्ग डूअर। Crime is considered as an anti-social behavior. Each society may define crime in a different perspective. क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि सोसाइटी के अपने अपने अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, और कहीं ना कहीं हर सोसाइटी का जो है, जैसे अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अलग अलग लाइफ के फील्ड के हिसाब से जो अलग अलग तरह के लॉ बने हुए हैं वो दूसरी सोसाइटी से, दूसरी कंट्री से अलग तरह के हैं। तो इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं क्राइम की डेफिनेशन को भी जो है उसका एक अलग अलग रूप देखने को मिलता है। अ क्राइम में बी लीगल और इलीगल। हालांकि क्राइम तो खैर इलीगल ही होता है, एक यहाँ पे एग्जांपल आगे दिया है लीगल और इलीगल। इलीगल एंड पनिशेबल क्राइम इज द वायलेशन ऑफ एनी रूल of administration or law of the state or practice of any wrongdoing and harmful to self against third parties, self or against third parties provided in criminal law। तो कहीं ना कहीं जो है लॉ के अंदर तो ये सारी इलीगल में तो ये सारी चीज़ें आ जाती है व्यक्ति के लिए या दूसरों के अगेंस्ट के अंदर, या उनको नुकसान पहुंचाने वाला जो आचरण है। फिर ये तो हो गया इलीगल क्राइम। और लीगल के लिए एक ये बात कही गई है जो कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल भी लगती है कि लीगल एंड नॉट पनिशेबल क्राइम इज ऑल एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब जो प्राइमा फेसी तो आपको क्राइम की तरह लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको जस्टिफाई अगर कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि वो
नॉट पनिशेबल हो जाता है। वो फिर हो सकता है कि नॉट पनिशेबल क्राइम या कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट या कहीं ना कहीं एक लिबर्टी मिल जाती है इंसान को, अगर एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस की स्थिति उसके अंदर आ रही है। जैसे इंसान मर्डर करना तो ऑब्वियसली एक क्राइम है, लेकिन इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगर करता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो उस ढंग से क्राइम नहीं है। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन क्रिमिनोलॉजी की भी है, एक इंट्रोडक्शन है क्रिमिनोलॉजी का। क्रिमिनोलॉजी क्या होती है? क्रिमिनोलॉजी तो एक साइंस है जो कहीं ना कहीं क्राइम के बारे में कंप्लीट स्टडी करती है ना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर, एक्सटेंट, कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इन बोथ द इंडिविजुअल एंड इन सोसाइटी इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। यानी कि इंडिविजुअल और सोसाइटी, तो दोनों ही पक्ष होते हैं क्राइम के। तो इन सभी पक्षों का जो है स्टडी क्रिमिनोलॉजी के अंदर होता है। फिर बात आती है क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तत्व, एलिमेंट्स। फॉर एन एक्ट ऑफ क्राइम टू बी अकम्पलिश्ड द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स आर नीडेड। ये 4 चीज़ें होती है तब अपन ये मानते हैं कि भाई जो है क्राइम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है, अकम्पलिश हुआ है। सबसे पहले तो क्या, इंडिविजुअल, है ना। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ commission of crime is an individual who has an intention and is prepared to commit crime। मतलब क्राइम को करने के लिए क्राइम करने वाला भी तो होना चाहिए। या इंडिविजुअल से मतलब अकेला व्यक्ति हो या ग्रुप भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं डूअर, है ना, रॉन्ग डूअर जो है, जो क्राइम को करने वाला है, कर्ता जिसको हिंदी में अपन कहते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्राइम होगा नहीं। उसके बाद में ये मैक्सिम है मेंस रिया। मेंस रिया इन लैटिन मीन्स गिल्टी माइंड, यानी कि वो जो रॉन्ग डूअर व्यक्ति है वो गिल्टी माइंड के साथ में। फॉर अ क्राइम टू बी कमिटेड अ क्रिमिनल इंटेंशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। कई बार कुछ चीज़ें गलती से अनजाने में हो जाती है। आप चल रहे हो सड़क के ऊपर, गलती से आपकी कोहनी लगने से कोई नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मर्डर का आपके ऊपर केस नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हाथ से आपने कोई उसको मारने के इरादे के साथ में धक्का नहीं दिया था या आपने कोई बल प्रयोग नहीं किया था। तो इसलिए क्या है कि गिल्टी माइंड या इंटेंशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रूव किया जाता है कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं इंटेंट को प्रूव करना इम्पोर्टेंट रहता है। फिर है एक्टस रिया। मेंस रिया तो माइंड की बात थी, गिल्टी माइंड की। एक्टस यानी कि जो माइंड में आया है उसको मूर्त रूप प्रदान करना। एक्टस रिया इन लैटिन मीन्स गिल्टी एक्ट। ऊपर तो था गिल्टी माइंड, ये है गिल्टी एक्ट। For a crime to be committed, along with the criminal intention, there should also be an external act। खाली मन में सोचा कि इसको मार दूं पर मारा नहीं तो वो क्राइम नहीं होगा। अगर मारने से ही क्राइम होगा, केवल माइंड में आने से जो है वो क्राइम नहीं होगा। मेंस रिया के साथ में एक्टस रिया भी होना चाहिए। और उसके बाद में इंजरी और हर्ट। द क्रिमिनल एक्ट शुड बी accompanied by an injury or hurt which is physical, mental, monetary, which violates the law of state। हर्ट और इंजरी जो है वो ज़रूरी नहीं है शरीर की हो, मेंटल भी हो सकती है, मॉनेटरी भी हो सकती है, किसी के सम्मान को भी ठेस पहुंची हुई हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर कारित होना चाहिए। मतलब आपका जो व्यवहार है वो अगले के ऊपर ये असर करना चाहिए। तब जाकर के क्या है कि कहीं ना कहीं अपन ये मानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं ये क्राइम के, मतलब ये 4 एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो उसमें ये 4 चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। अब ये स्टेज की बात कर रहा है, इनकी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस या स्टेजेस क्या होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम रहता है क्राइम का, क्राइम के कमिट होने का। तो उसमें द कमीशन ऑफ क्राइम इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस। एक तो इंटेंशन, ऊपर अपन ने बात की थी। फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज क्रिमिनल इंटेंशन। However, just having a criminal intention is not punishable until it is conveyed to someone else in words or by acts। Example, an intention to kill someone। Intention तो important है ही, लेकिन खाली intention से नहीं होता है।
कुछ न कुछ जो है आप अपने शब्दों से या व्यवहार से, कार्यों से उस इंटेंशन को व्यक्त भी करते हो अगर, तो वो क्राइम बनता है, और ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। फिर है ग्राउंड वर्क। खास तौर से जो इंटेंशनल क्राइम होता है उसके बारे में बात हो रही है। टू कमिट अ क्राइम प्रायर प्रिपरेशन इज नेसेसरी इफ द क्राइम इज इंटेंशनल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इफ क्राइम इज इंटेंशनल, है ना। जैसे एग्जाम पास करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो इसी तरह से अगर आपका कोई इंटेंशनल क्राइम है जिसके लिए पहले से सोच रखा है, तो उसके लिए भी फिर क्या होता है, इंसान कुछ ना कुछ तैयारी करता है। किसी, चाहे बैंक लूटनी है तो जो तैयारी करनी है, मर्डर करना है तो जो तैयारी करनी है, तो एक ग्राउंड वर्क जरूर होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट to punish an individual purely based on the preparation plan until and unless it is executed। ठीक है, कोर्ट के लिए तो ये मुश्किल है, खाली तैयारी करी, चाकू खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डर कर दिया। तो कोर्ट के लिए ये ग्राउंड वर्क जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक क्या है कि वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं बना है। फिर आता है प्रिलिमिनरी क्राइम। अब क्राइम जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे आ गया। प्रिलिमिनरी स्टेज का मतलब होता है अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट, है ना। अब आपने क्राइम करने के लिए अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब अब वो क्राइम का प्रिलिमिनरी पार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब अब आप दोषी हो गए हो। अब पूरी तरह से वो भले एकम्प्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो इसका मतलब जो है अब आप जो है सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। एन अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम इज कंसिडर्ड एज प्रिलिमिनरी क्राइम। एन अटेम्प्ट शुड बी इंक्लूड अ क्रिमिनल इंटेंशन, एन एक्ट टुवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम, एंड एक्ट ऑफ क्राइम विच इज नॉट कंप्लीटली अकम्प्लिश्ड, यानी कि अभी भाई पूरी तरह से नहीं हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रॉबरी, या अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ अटेम्प्ट, अनलॉफुल जो भी एक्टिविटी का कोई अटेम्प्ट किया है आपने, तो उसमें फिर उतनी सज़ा नहीं मिलती है जो अकम्प्लिशमेंट होने पर मिलती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्राइम का पार्ट बन जाता है। ऊपर आपने सोचा, आपने तैयारी करी, वहाँ तक तो फिर भी नहीं था, लेकिन आपने क्राइम का अटेम्प्ट कर लिया, तो इसका मतलब अब जो है कहीं ना कहीं आप एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गए हैं, भले ही वो प्रिलिमिनरी है। फिर है कंप्लीशन ऑफ क्राइम। अब क्राइम जो है अब यहाँ आकर के कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द लास्ट स्टेज इन कमीशन ऑफ क्राइम। द क्रिमिनल कंप्लीट्स द क्राइम। अ सस्पेक्ट इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ओनली इफ ही सक्सीड इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी। तो एक जो दोषपूर्ण या संदिग्ध व्यक्ति है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो सक्सेसफुल होता है, तभी जो है वो दोषी माना जाता है। यानी कि एग्जाम्पल, सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ मर्डर, या और भी कोई भी क्राइम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यानी कि अब पूरी तरह से कर लिया है, तो अब क्या हुआ, जो शुरुआत में कहीं ना कहीं इरादे से चीज़ शुरू हुई थी, वो आकर के अब पूरी तरह से क्राइम के अंदर, या फिर जो है उस अपराध का जो लक्ष्य था वहाँ तक पहुँच गई है। अब बात आती है कॉजेज ऑफ क्राइम। क्राइम के कारण क्या है? अब देखिए, क्राइम के जो कारण हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, और वो क्राइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का क्राइम हुआ है। अब क्राइम कई तरह के भी हो सकते हैं, आगे अपन क्राइम के टाइप्स की भी बात करेंगे। इन जनरल क्या है कि क्राइम एक सोसाइटी के अंदर होने वाली एक एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपके क्राइम के कारणों को भी तय करता है, और क्राइम के टाइप को भी डिसाइड करता है। जो आपकी सोसाइटी है, आपका जो कल्चर है, आपका जो एरिया है। जैसे अगर अपन इन पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स जो, और एक ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स को लिए हुए एक इस तरह की एक सोसाइटी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड जो क्राइम है वो यूजुअली कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे क्राइम जो कहीं ना कहीं इलिटरेसी की वजह से होते हैं, या ऐसे क्राइम जो कहीं ना कहीं भेदभाव की वजह से होते हैं, या ऐसे क्राइम जो कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस की वजह से होते हैं, तो वो फिर क्या है कि यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह से राजस्थान जो है वो अपना एक बॉर्डर स्टेट है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है।
तो कई बार यहाँ पर इस तरह के क्राइम भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या स्मगलिंग है या हथियारों का खरीदना बेचना है या कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। कई बार ऐसे जैसलमेर, बाड़मेर में कई ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें कई लोग जो होते हैं वो पाकिस्तानियों को सूचनाएँ पहुँचाते हैं या इस तरह की देशद्रोह का काम भी करते हैं। तो अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर इसलिए यहाँ पे देखी जाती है क्योंकि राजस्थान जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे लगता है। तो डिपेंड करता है कई बार नेचर ऑफ जो क्राइम और जो कॉजेज़ ऑफ क्राइम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो क्राइम हो कहाँ रहा है। तो इसलिए एरिया, सोसाइटी वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। अब एक इन जनरल वे जो क्राइम के कॉजेज़ हैं, क्राइम के जो कारण हैं, जिनकी वजह से यूजुअली सोसाइटी में क्राइम देखने को मिलता है, उसके बारे में है कि देखिए, नो इंडिविजुअल इज़ बॉर्न क्रिमिनल, है ना? कोई पैदाइश से तो क्रिमिनल नहीं होता है, हालाँकि लोम्ब्रोसो ने तो कहा था कि शारीरिक रूप से जो पहले से तय होता है, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि भई क्रिमिनल जो है वो जन्म से नहीं होता है। इट इज़ द सिचुएशन एंड द कंडीशंस अराउंड द इंडिविजुअल व्हिच मेक हिम एक्ट एज़ क्रिमिनल। There are several causes which make an individual turn into a criminal. तो मेन कॉजेज ऑफ क्राइम क्या क्या हैं? एक तो सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक कारण है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, जो लोम्ब्रोसो ने भी बात की थी, कल अपन उनके बारे में बात कर चुके हैं। फिर कुछ ज्योग्राफिकल कॉजेज भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात आ रहे हैं सोशल कॉजेज ऑफ क्राइम, जो सामाजिक कारण है क्राइम के। उसमें सबसे पहली बात आ रही फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की। अब फैमिली क्या होती है कि इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है। इंसान फैमिली में पैदा होता है, उसका सोशलाइजेशन फैमिली में होता है। फैमिली की एक कंट्रोलिंग भूमिका, कंट्रोलिंग रोल होता है व्यक्ति के ऊपर। इंसान कानून का पालन करना बाद में सीखता है, कहीं न कहीं पहले फैमिली के जो रूल्स हैं, फैमिली के जो नॉर्म्स हैं, उनकी पालन करना पहले सीखता है। और फैमिली के अंदर जो एक व्यक्ति के बड़े होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं उसको अच्छे और बुरे की शिक्षा देते हैं। और अगर मान लीजिए फैमिली खुद डिसऑर्गेनाइज़ है, फैमिली जो है ब्रोकन फैमिली की कैटेगरी में आती है, या फैमिली के अंदर खुद पहले से एविल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, फैमिली का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो इस तरह की स्थिति में फिर क्या होगा कि एक इंसान कहीं न कहीं नॉर्मल इंसान की तुलना में इस तरह की ब्रोकन फैमिली या डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोगों का क्राइम की तरफ उन्मुख होने का कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है। तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है अपब्रिंगिंग, यानी कि इंसान, क्योंकि देखिए सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जो अर्ली सोशलाइजेशन है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। एक इंसान पैदा होने के बाद में जो शुरुआती जो 10-20 साल होते हैं उसकी उम्र के, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और कहीं न कहीं उसके पर्सनैलिटी का मेकअप वहीं से शुरू हो जाता है। तो उस दौरान वो जो व्यवहार सीखता है या उसकी अपब्रिंगिंग जिस ढंग से हुई है, वो कहीं न कहीं ये तय करता है कि इंसान जो है, वो समाज का एक सभ्य नागरिक बनेगा या एक क्रिमिनल बनेगा। तो अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली का रोल कैसा है, पीयर ग्रुप का रोल कैसा है, उसको किस तरह की एजुकेशन मिली है, कैसे लोगों के साथ में वो रहा है, बचपन की परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं ये तय करती है कि एक इंसान जो है वो क्रिमिनल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ा कॉज़ है अपब्रिंगिंग, है ना? अगर मान लीजिए जैसे फैमिली खुद जो है, इफ़ जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इफ़ द पेरेंट resort to illegal acts, the children will also do the same. A child is first influenced by his parents and then his own brothers and sisters. ब्रदर और सिस्टर से भी बाद में सीखता है, पहले माँ बाप से सीखता है। If they resort to illegal acts such as selling black tickets at cinema theaters, the younger one also tend to do the same acts. क्योंकि फिर क्या होता है कि इंसान में कहीं न कहीं एक स्वीकृति का भाव पैदा हो जाता है अपराध के प्रति। जब वो बड़ों को करते हुए देखता है तो उसको वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगती है कि हाँ, सब बड़े भी तो यही कर रहे हैं, तो ये किया जाना तो बहुत ही नॉर्मल है। फिर है डिफेक्टिव एजुकेशन।
एजुकेशन तो कहीं न कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, अच्छे और बुरे का ज्ञान इंसान को कराती है। अगर मान लीजिए एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है ना? इंसान के अंदर उन एट्रिब्यूट्स को डेवलप करने में फ़ेल हो रही है, जो उसको कहीं न कहीं सोसाइटी का यूज़फुल जो है एक क्रीचर बना सकती है। अगर एजुकेशन के अंदर वो गुण नहीं है या कहीं न कहीं इंसान के को मॉरल जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि कहीं न कहीं उस एजुकेशन को हम डिफेक्टिव एजुकेशन मानते हैं। और ये जो डिफेक्ट है वो फिर उसकी पर्सनैलिटी में झलकता है, उसके एक्ट्स में झलकता है और जो कि क्राइम के रूप में सामने आता है। फिर सोशल कॉजेज़ में आता है एक हाइप क्रिएटेड बाय मीडिया। अब हमारा जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, कई बार क्या होता है क्रिमिनल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हाइप दे देता है। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है या टीवी में पूरा प्रोसेस बताया जाता है, उसने किसने क्या किया, किस ढंग से किया। तो कई बार क्या होता है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि अच्छा क्राइम करने से देखो इतना अखबारों में, टीवी में ये जगह मिलती है, सब लोग जानने लग जाते हैं। तो कई बार जो है भले ही बदनाम होने के लिए सही, लोग इस नाम के लिए भी ऐसा आचरण कर लेते हैं। तो मीडिया की हाइप जो है वो भी कई बार, क्योंकि इसके अंदर क्राइम के जो टाइप हैं, जो मोडस ऑपरेंडी है, क्राइम किस तरीके से किया, उसको लेकर के सारी चीज़ें बहुत बारीकी से ब्रेकिंग न्यूज़ में तरह-तरह से बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें भी क्या है, इंसान के माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरे लोगों को भी, और वो भी फिर क्राइम की तरफ मोटिवेट हो सकते हैं। फिर है ड्रिंकिंग एंड ड्रग यूज़। अब ड्रिंकिंग और जो ड्रग का यूज़ है, वो इंसान को नॉर्मल नहीं रहने देता। इंसान का जो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इंसान में वो एनालिटिकल पावर नहीं रह पाती है, जिससे कि वो सही और गलत का आकलन कर सके, है ना? तो ऐसी स्थितियों में फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर किसी सोसाइटी का जो नॉर्म इस तरह का है कि वहाँ पे ड्रिंक करना जो है वो